आप ओके, हो गई स्टार्ट। ठीक है, तो आई गेस आ गए हैं बच्चे। अ, शाजिया नहीं आई ना? शाजिया नहीं आई। एक मिनट रुको। ठीक है। हाँ, तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी तो आपका 11th ग्रेड के टेस्ट हो रहे थे, ठीक है। और मोस्टली बच्चों ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। मैं ये नहीं कह रही सबने खराब परफॉर्म किया, बट मोस्टली बच्चों ने खराब परफॉर्म किया है। एंड जिसका रीजन हम तीनों टीचर्स जानने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा क्यों, राइट। बट मुझे ना रीजन मिल नहीं रहा है आप लोगों की साइड से, मतलब जिनसे मैंने कॉन्वर्सेशन की है या जिनको मैंने ग्रुप में एनालिसिस भेजा है, ठीक है। आप लोगों को ना थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा कि टीचर पूछना क्या चाह रहा है, वो किस तरीके का एनालिसिस हमसे चाह रहे हैं टीचर। देखो आप सिर्फ इसलिए डीपीपी दे रहे हो कि टीचर ने सर पे प्रेशर डाल रखा है कि डीपीपी देनी है, नहीं तो हमें इस ग्रुप से कहीं रिमूव ना कर दें, या रमीश सर जो टॉप 3 बच्चों का नाम देते हैं उसमें हमारा नाम लाने के लिए अगर आप डीपीपी सोल्व करते हो और कुछ भी सोल्व कर देते हो, तो ये सब चीजें मत करो करो अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। बहुत से बच्चे जो मैं डीपीपी का सॉल्यूशन भेजती हूँ उसी को ही देख के मुझे सॉल्व करके वापस भेज देते हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? देखो तुम लोगों को इस ग्रुप में डाले जाने के पीछे एक रीजन नहीं है, काफी सारे रीजंस हैं। और देखो मेरे लिए भी आसान होता है 25 26 28 जितने भी बच्चे हैं उनको टैकल कर पाना। अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा चाह रही हूँ कि कुछ अच्छी चीजें निकल के आए, मैं हेल्प कर सकूं, बाकी टीचर्स हेल्प कर सके। अब तुम मुझे देखोगे ना, मैं सुबह बैठी थी 9 बजे यहीं पे इसी चेयर पे, मैं अभी तक यहीं बैठी हूँ। आप समझ रहे हो? और मैं क्या कर रही थी, तुम लोगों का ही काम कर रही थी, बच्चों का ही। क्योंकि मुझे वो मिल ही नहीं रहा है तुम लोगों से, तुम लोगों की साइड से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। मैं पूछती हूँ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं तो प्रॉब्लम आ रही होगी, बताते ही नहीं हो। मैम सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। कैसे सब सही चल रहा है? अरे अगर तुम लोग डीपीपी सोल्व करते हो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत वैलिड, मतलब तुम्हारे पास तो रीजन होना चाहिए कि हाँ मैम मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आती है। बट मेरे पूछने पे आप लोग ये बता देते हो कि मैम सब सही चल रहा है, बट नहीं चल रहा है सब सही, कहीं तो दिक्कतें हैं, कहीं तो दिक्कत आती है। और अगर एक बात बताओ, अब तुम मेरे को अपने मुंह से बताओगे ही नहीं कि क्या चीजें तुम फेस कर रहे हो, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे को फिर अपने आप थोड़ी ना मैं इमेजिन करूंगी कि ये तुम्हें दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। 11th का किसी ने ढंग से रिवाइज नहीं किया, आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बर्बाद हो रखे हैं 11th के, कुछ बच्चों के बिल्कुल ही बर्बाद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने हमेशा ये चीज एक्सेप्ट किया, ठीक है बच्चों को नहीं पता है, नहीं लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं 11th में। पर जो आप लोगों को टीचर हेल्प कर रहा है वीक में कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके से तुम स्कोर बेटर कर सकते हो, तो उसको पढ़ना तो चालू करो ना तुम लोग। मतलब मैं चाहती हूँ अगर टीचर आपसे कोई चीज बोल रहा है ना, पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, तो यू हैव अ वैलिड रीजन कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तुम मेरे से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, कि खुशबू स्कोर क्यों कम आया है, या फिर आप कम टाइम के लिए बैठे हो बट स्कोर अच्छा आ रहा है, या आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो बैठे हो लेकिन स्कोर नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? देखो इस वाले सब्जेक्ट में आपके नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं, आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपने रोंग बहुत ज्यादा कर दिए हैं। तो मेरे को तो पूछना रहे, मतलब बताना रहेगा ना मेरे टीचर को कि हाँ मैम मुझे सर मुझे ना यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से ये टाइप के बनते ही नहीं क्वेश्चन, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इन क्वेश्चंस में, मैं बनाने बैठती हूँ बनते ही नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है।
तो मतलब आपके पास रीजन होने चाहिए टीचर को बताने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तभी देखो हम हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज तो पूरा साल बीत जाएगा, मैं कोई हेल्प या बाकी टीचर्स कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे तुम लोगों की। ठीक है। और बेटा बहुत बच्चों के पास कैटेगरी एडवांटेज भी है, मैंने तुम लोगों को बताया भी है बार बार, अगर मेरी जिस बच्चे के साथ बात भी होती है, काफी सारे बच्चे के साथ पास कैटेगरी एडवांटेज भी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। 11 सारा तो करना ही नहीं तुम लोगों को भाई, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मैं किसी से पूछती हूँ, कुछ बताते ही नहीं। मैं सोचती हूँ, मेरे को कॉन्वर्सेशन करने के बाद वहां पे डालना पड़ता है कि मेरी जो है, मान लो ध्रुवी है, ध्रुवी से मेरी ये बात हुई, राइट, ध्रुवी ने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई, तो मैंने क्या सोल्यूशन उसको दिया। जब मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो हाउ आई विल यू प्रोवाइड द सोल्यूशन, नहीं दे पाऊंगी ना मैं। आप एनालिसिस ही नहीं करते हो, टेस्ट दे देते हो, वो भी इसलिए देते हो क्योंकि आपके पास फोन आते हैं हिमांशु सर के, लोकेश सर के, टेस्ट दिया या नहीं दिया। अटेंडेंस भी आई होप इसी वजह से आप आते हो कि हाँ क्लास में आपको कुछ फ्रूटफुल मिलता है कि हाँ समझ में आ रहा है, इसलिए आप, आई होप यही रीजन हो क्लास में आने का। मतलब कोई कह रहा है ना चीजों को, तब मत करो। तुम इतने समझदार हो, 12वीं में तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है और वो करने के लिए क्या जरूरी है, देने के लिए मत टेस्ट दो। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, डोंट यूज गूगल्स व्हाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट और टेस्ट, डोंट यूज नोट्स व्हाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट एंड टेस्ट। तो मत करो ना उसको, कुछ तो मैं सोच समझ के बोल रही हूँ ना। ईमानदारी से करो और समझो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो आगे। राइट, जो टेस्ट होता है ना, रिपोर्ट लिंक आता है, वो खोला करो, खोला करो। अभी तुम्हारी अभी 3-4 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक के बाद मेंटरशिप कॉल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर किसी के साथ किसी टीचर का कॉल होगा, किसी के साथ किसी का कॉल होगा, राइट। तो वहां पे आओ, बी वोकल मेरा बेटा, जब तक बोलोगे नहीं ना तो चीजें पता ही नहीं चलेंगे टीचर को, वो पढ़ा के चले जाएंगे बस, है ना। आपने सुना है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, क्या होता है, जो बच्चे बढ़िया होते हैं उनका एक अलग बैच बना दिया जाता है, और जो बच्चे बहुत बड़ा क्राउड होता है उनको एक अलग बैच में डाल दिया जाता है। सुना होगा ये चीजें तुम लोगों ने। और फिर पूरे साल उन्हीं बच्चों पे काम किया जाता है जो बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, और रगड़ डालते हैं उनको टीचर्स। रगड़ने का मतलब है बहुत मेहनत, रिग्रेसली तरीके से उनपे मेहनत की जाती है, और बच्चे भी पूरे एकदम धाकड़ अंदाज में होते हैं। तो ये सोचो कि वैसे ही है अपने और तुम में, मतलब तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में वही वाली चीजें हैं कि तुम्हें, मेरे को 24-25 बच्चे मिल रहे हैं जिनको मेरे को संभालना है, और तुम्हारी क्लास में भी ज्यादा क्राउड नहीं है, नहीं तो एक दूसरा बैच है 100 बच्चे आ सकते हैं उसमें, राइट। तो इस चीज का अपने को एडवांटेज उठाना है, ठीक है। सो बी वोकल टू योर टीचर्स। एंड मेरा बेटा, तुम्हें टाइम टेबल एक बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारी छुट्टी होती है उस दिन का अलग टाइम टेबल, जब तुम्हारा स्कूल का दिन होता है उस दिन का अलग टाइम टेबल। अगर जिस दिन तुम्हारे स्कूल की छुट्टी नहीं होती उस दिन आपको 2 सब्जेक्ट उठा के पढ़ने, 3 तो मैंने कभी बोला ही नहीं उठा के पढ़ो, 3 तो हो ही नहीं पाएगा मैनेज। और ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ लोगे, तुम्हें मैंने बता रखा है कि क्या पढ़ना है। देखो अगर किसी को रात को लेट सोने की आदत है तो रात को ही नोट्स रिवाइज कर लो। अभी जैसे मैं ये पढ़ाऊंगी, अब जो मैं पढ़ाऊंगी ना तुम्हें 1-1.25 घंटे जितना भी टाइम है अपने पास, राइट, वो मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हारा 25 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा या उससे भी कम टाइम में, ठीक है। तो रिवाइज करके सो। और पता है मैंने देखा है बच्चों से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, वो पता है क्यों नहीं होते, क्योंकि क्लास में तो क्या होता है, कुछ बच्चे तो कर रहे होते हैं बट कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हाय रे कैसे होएगा ये क्वेश्चन। लेकिन जब वो मैं सोल्व करवाने लगती हूँ तो तुम्हारे से हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में तुमने नहीं किया, वो किसने किया, मैंने सोल्व किया। सही बोल रही हूँ ना, बताओ गलत बोल रही हूँ तो। अगर तुमसे नहीं हुआ, मैंने सोल्व कर दिया, तब तुमने देख लिया ना, अरे हाँ ये था इजी, हो गया हो गया हो गया, फिर तुम डायरेक्ट जाते हो डीपीपी सोल्व करने, और कुछ बच्चों से नहीं बनती।
वो उन्हीं बच्चों से नहीं बनती जिनसे क्लास के क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। तो जब भी ऐसी चीजें होती है ना क्लास में, मान लो मैं 7 क्वेश्चन करा रही हूँ, 7 में से तुमसे 4 बने ही नहीं, तो पहले इन उन 4 को जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना नोट्स, उन 4 को अपने हाथ से निकालो कि दिया क्या था क्वेश्चन में, क्यों हम फंसे थे। देन ओनली ट्राई डीपीपी। ये नहीं कि डीपीपी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बस 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 बस। मेरे को नंबर नहीं चाहिए कि हाँ केमिस्ट्री में जो है इतने बच्चे 40 बच्चे डीपीपी सोल्व कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए। अगर तुम 2 हफ्ते में तुम्हें केमिस्ट्री कितनी डीपीपी मिलती है मेरा बेटा, 3 या 4 मिलती होंगी, है ना। 4 लेक्चर लगा लो तो 4 मिलती होंगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर 3 या 4 से ऊपर नहीं मिलती। तुम 4 में से 2 कर दो हफ्ते की सोल्व, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नाम ही नहीं आएगा ना टॉप 3 में, कोई बात नहीं, बट मुझे ये तो होगा ना जो 2 तुमने सोल्व किया एकदम धांसू अंदाज में सोल्व किया है, अगर मैं क्लास में आके वो क्वेश्चन तुम्हें दूं, तुम एकदम कर दो उसको सोल्व, और मेरे को अगर मैं पूछूं तो करेक्ट अप्रोच बता दो। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई कह रहा है इसलिए काम मत किया करो। तुम्हारे लिए जो सही है ना, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें पता है मेरे लिए ये करूंगा या करूंगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, वैसे तुम्हें उस तरीके का तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, 4 में से तुम मेरे को 3 भी करके दे रहे हो ना एक हफ्ते की, इट्स ओके, एक अगले हफ्ते में शिफ्ट कर दो। मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनके ऊपर स्कूल का प्रेशर रहता है, और हिमांशु सर ने, लोकेश सर ने स्कूल्स में बात भी किया आप लोगों को रिलैक्सेशन करने में, कुछ में तो हुआ भी है ना, कुछ में हुआ भी है जिसमें तुम आप छुट्टी भी ले सकते हो हफ्ते में एक। मुझे नहीं पता कितने स्कूल्स में हुआ है कितने में नहीं हुआ, बट हाँ, तो आपा को मिलके काम करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं तभी दूंगी, नहीं तो मैं अभी माथा पकड़ के बैठ जाऊंगी, अरे यार मैं कहूंगी ये प्रिंस जो है मेरे को कुछ बता तो रहा नहीं है, क्या बात करूं मैं इस बच्चे से, समझ रहे हो। बेटा वो राम सर कर लेंगे बात, कृष्णा, ठीक है। आप लोगों के जैसे दिल्ली में लोकेश सर है ना, आप लोगों के स्टूडेंट मैनेजर, और एचपी में हिमांशु सर हैं, और यूके में राम सर है। आप लोगों को स्कूल की तरफ से कुछ भी प्रेशर व्रेशर आता है ना, तो आप उनको पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि वो लाइक आपके स्कूल के प्रिंसिपल से जितना मेरे को पता चला बात हुई है, कुछ स्कूल्स में कहीं पे सपोर्टिव है प्रिंसिपल टीचर्स, कहीं पे नहीं है। ठीक है, सो ये एचपी में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जितना मैं देखती हूँ, पिछले साल भी था ये। ठीक है, तो प्लीज ऐसे करो जैसे मैं बोल रही हूँ। आरुष है क्लास में? आरुष? यस मैम। अच्छा, यस मैम। समझ में आया। और आरुष, हाँ एक और चीज, गुस्सा दिलवाते हो तुम लोग मेरे को। टीचर अगर आप लोगों के पर्सनल ग्रुप बन चुके हैं ना, अगर टीचर वहां पे कुछ पूछ रहा है तो देते क्यों नहीं आंसर। वहां पे सिर्फ मैं हूँ, मनीषा मैम है, हर्षित सर है, अभिषेक सर है, और या तो लोकेश सर मिलेंगे या हिमांशु सर मिलेंगे, राइट। तो यस बताओ मैम। ना, वो तुम लोगों के लिए पर्सनल है, उसमें कोई और बच्चा नहीं है, यस मैम। समझ रहे हो। यस मैम। हाँ, और मैं तुम्हें ना कल परसों वाली क्लास में एक बच्चे की डीपीपी भी शो करूंगी कि ऐसे डीपीपी सॉल्व की जाती है। आज तो मैं नहीं लाई, कल लेके आऊंगी एक बच्चे की, ठीक है, जो मेरा देख के दिल खुश हो जाता है। मैम पर वो ग्रुप बनाया क्यों है आर्यन, पता है क्यों बनाया है? आज जब जाओगे ना क्लास लेने के बाद, वो ग्रुप को स्क्रॉल करना, वहां पे एक मैसेज भेजा होगा लोकेश सर ने कि वो ग्रुप क्यों बनाया है। ठीक है, तुम लोग ना नोटिफिकेशन ऑफ करके बैठते हो, इंस्टा की तुम्हारे पूरे दिन नोटिफिकेशन ऑन रहती है, काम के ग्रुप्स की नोटिफिकेशन बंद रहती है तुम लोगों की। ठीक है, अब देखो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा, करोगे ना, हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। रेडी हो ना मेहनत करने के लिए, तभी मैं यस हेल्प मैम। करूंगी, देखो नहीं करूंगी। यस मैम। प्लीज समझो, चीजों को समझो, ठीक है। चलिए, हाँ गर्व, थैंक यू, तुम्हारे आवाज सुने सुने मेरे को महीने बीत जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, फिर एक चीज रिपीट कर रही हूँ, कोई कह रहा है इसलिए मत करो, अपने उससे करो कि हाँ मुझे ये करना है, राइट।
और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ये देख के भी मेरे को बहुत खुशी होती है। ठीक है, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर, नहीं तो ज्ञान देने में चला जाएगा आधे से ज्यादा टाइम। और तुम्हारा मंडे को, हर मंडे को टेस्ट डिस्कशन हुआ करेगा, ठीक है, हर मंडे को टेस्ट डिस्कशन हुआ करेगा। रिवीजन क्लास तुम्हारी तभी लगेगी अगर मान लो लेट्स से संडे को सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है, तो रिवीजन क्लास उस चैप्टर की लगेगी जो मैंने पढ़ाया ही नहीं। सॉल्यूशन चैप्टर मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो हाँ, तो मैं चीजें बता दूंगी क्या क्या पढ़ के जानी है टेस्ट के लिए, ताकि तुम वो कर लो। लेकिन टेस्ट डिस्कशन होगा ही होगा, 101% होगा। ठीक है, चलिए, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक मैंने लिया है, आपका फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं मेरा बेटा इस टॉपिक की बात करूं, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग है आज, तो आपको कुछ बेसिक चीजें भी पहले पता होनी चाहिए, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, वाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है मनीषा। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो कोई एक रिएक्शन तुम्हें लिख के दे दी जाए तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये तुम्हें आज मैं सिखाऊंगी, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्लियर है मनीषा, रिया, सुनिधि, श्रुति, ध्रुवी, आरुष, संदीप, तुषार? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो मैं तुम्हें एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम्हें डेटा दिख रहा है क्या, 2019 से 2023 का डेटा है, सेम डेटा किसका है, 2024 और 25। मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो 5-6 लिखे हुए हैं, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मुझे इस वाले टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो, रिएक्शन रेट एंड रेट लो। रिएक्शन रेट कौन सा होगा, जो आज से मैं चालू कर रही हूँ ना पढ़ाना, और रेट लो तुम्हारे वो, जैसे रेट लो जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, मोलिकुलरिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाता है, वो सारा उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं तुम्हें। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, देखो 2019 में 2020 में डेटा है, ठीक है। इसमें आपके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आप पढ़ते हो वो आ जाता है। ये देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसमें आपका वो आर्हेनियस इक्वेशन वाला आ जाता है ना। आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर माइनस A बाय RT, अगर स्कूल में पढ़ा है तो। कैटलिस्ट वाले में से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। रेट लो और रेट एक्सप्रेशन से भी इतने ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। तो इन्होंने तो ये टॉपिक के नाम दे दिए। अब टॉपिक के नाम देखा जाए तो कितने दिन में लेक्चर खत्म, 5 दिन में। बट 5 दिन में तो होगा नहीं ये लेक्चर खत्म। हाँ, वैसे छोटा है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं कंपेयर करूँ तो छोटा है। 8 लेक्चर में ये हो जाएगा। 8 मतलब 8 तो बेटा लगेगा मेरे को लेक्चर, ठीक है, 8 तो लगेंगे। जैसे इलेक्ट्रो में अपने को 11 लग गए। हाँ सक्षम, बोलो बेटा। मैम 14 क्वेश्चन एक ही में आया है कि शिफ्ट वाइज? नहीं। अच्छा, ये जैसे मान लो 2019 में, ठीक है, तुम्हारी शिफ्ट हुई है, या 2023 में 10 क्वेश्चन आया सारी शिफ्टों को मिला के, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ एक शिफ्ट में, मतलब मान लो जो भी शिफ्ट में तुम्हारा पेपर चल रहा है, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है केमिकल काइनेटिक्स से। समझ गए? यस मैम। तो अब पता है क्या है इस चैप्टर में, बात ये है कि जो क्वेश्चन आता है ना वो मॉडरेट और डिफिकल्ट आता है। मतलब जो एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है वो या तो मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है। हाँ, कई पेपर में जो है, कुछ रेयर केसेस में, नैतिक एक मिनट आ रही हूँ मेरा बेटा, मॉडरेट और डिफिकल्ट बोले तो कुछ शिफ्ट में जो है आसान क्वेश्चन भी आए, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में देखा गया है कि मॉडरेट और डिफिकल्ट टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। लेकिन वो हो जाएंगे अगर तुम थोड़ा चैप्टर को वो करोगे। नहीं, ये जेई मेंस का डाटा है, गर्व उसका नहीं है, ठीक है, एडवांस का डेटा नहीं है, ये जेई मेंस का डाटा। जितने भी डेटा मैं अभी तक तुम्हें 2 चैप्टर करा चुकी हूँ, तीसरा है, ये जेई मेंस के डाटा है, ठीक है जी। अच्छा, 2024 और 25 में भी बेटा यही था कृष्णा, कि ज्यादा क्वेश्चन रिएक्शन रेट है। अब मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट यस यही टॉपिक रहे थे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखने को
मिले थे। ठीक है जी, तो यानी कि चैप्टर तो बहुत है समझने वाला, राइट। तो यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को अभी, क्योंकि आज पहला चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आज की क्लास में मैं तुम्हें करवाऊंगी, ठीक है। चलिए मेरा बेटा, साजी आ गई? यस मैम। ओके मेरा बेटा, आइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे। देखो केमिकल नाम से पता चल रहा है क्या, केमिकल मतलब कोई रिएक्शन है ना, लिखना कब कब है। अच्छा, काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको नहीं लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये आपको नहीं लिखना है, जो लिखना है मैं आप लोगों को बता दूंगी। बेटा माइक म्यूट करिए। देखो मेरा बेटा, अब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या किन चीजों से इस चैप्टर में डील करने वाले हैं ये समझो। तुम्हें याद है तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे पिछले साल? यस मैम। पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने क्या देखा था, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या था, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते थे। फिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। आप लोग बोलते थे कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो हम बोलते थे स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलते थे, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यही बोलते थे, राइट। अच्छा, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें किसके बारे में बताता था, सिर्फ ये बताता था कि भाई साहब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता था कि कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो पा रही है, निकालते थे ना केसी के पी, कितने हद तक वो रिएक्शन हो पा रही है, ये हमें बताता था इक्विलिब्रियम। लेकिन इन दोनों में से भी किसी ने ये हमें नहीं बताया कि रिएक्शन होने की स्पीड क्या है, मतलब क्या रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, क्या रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है वो हो रही है ना, लेकिन ये नहीं पता कि कितने टाइम में हो रही है ना, कितने फास्ट हो रही है वो रिएक्शन, गेटिंग माय पॉइंट, कितनी स्लो हो रही है। ये हमें ना तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था और ना ही किसमें हमने डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया। तो ये सब हम चीजें कहाँ डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। कहाँ करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम यही देखने वाले हैं मेरा बेटा कि जब कोई रिएक्शन हो रही है आपको क्या दिखेगा, आपको रिएक्टेंट दिखेगा, आपको प्रोडक्ट दिखेगा। तो हम यही देखेंगे कि भाई साहब ये रिएक्शन का रेट क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना स्पीड, यहाँ पे हम स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रेट। रेट वर्ड यूज करेंगे कि रिएक्शन होने का रेट क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है या बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं रेट को अफेक्ट करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ये हमें पढ़ना है। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ रेट क्या है ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स में हम इन चीजों से क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है जी। गौरव लेफ्ट हो गए थे क्या, ठीक है। सो कोई भी पूछे केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, यू शुड नो कि क्यों पढ़ रहे हो। क्या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तुमको जवाब नहीं दिया था, हाँ नहीं दिया था, तो वही जवाब ढूंढने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन के रेट की बात करें। अच्छा, अब बेटा देखो कोई रिएक्शन होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट लिया और एकदम प्रोडक्ट में बन गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत जल्द हो जाती हैं। तो अगर मैं रिएक्शन होने, मतलब मान लो 3 टाइप में मैं रिएक्शन को क्वालिफाई, अरे माइक म्यूट करो है ना, किसका ऑन है, हर्षित? हाँ मैम ध्रुवी का था। अच्छा, ध्रुवी ने बंद कर लिया क्या? यस मैम। ठीक है, थोड़ा ना ट्राई करा करो, अगर तुम्हारा नेटवर्क स्टेबल है ना तो अपना कैमरा तुम ऑन कर सकते हो, मुझे दिखेगा कि तुम लोग कहाँ बैठते हो और किस तरीके से नोटबुक पे लिखते हो। इफ पॉसिबल तो अपना कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। तो अगर मैं मेरा बेटा रिएक्शन को क्लासिफाई करूँ तो ऐसी रिएक्शंस होती होंगी ना बेटा जो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, जो कुछ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है आपकी,
एसिड बेस रिएक्शंस होती है जिसको तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हो, है ना। आयनिक रिएक्शंस भी होती हैं जो काफी ज्यादा फास्ट होती है, कंबशन रिएक्शन भी होती है जो काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब जो कुछ सेकंड्स में हो जाती है। अब ऐसी भी रिएक्शंस होती है, अब ये मत बोला मैम 2 ही एग्जांपल है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसी होती है रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वेरी गुड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और ब्रोकन ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, इन एनवायरनमेंट, ये भी बड़ा टाइम, मतलब ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है। ऐसी वाली रिएक्शंस कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शंस होती है। और इन्हीं से ही हमें क्या करना है मेरा बेटा, डील करना है इस चैप्टर में, ठीक है। डायमंड फॉर्मेशन तो स्लो में आ जाएगी ना मेरा बेटा, मॉडरेट रिएक्शन कह रही हूँ मैं। मॉडरेट में आपका कौन सा आता है? मॉडरेट में आपका कौन सा आता है? जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही होती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो हो रही होती है, जैसे कि, ठीक है गर, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये नहीं है कि मैम ये एक ही ऐसी रिएक्शन है क्या, नहीं, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तुमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो थोड़ा बहुत इसलिए बोला एस्टरिफिकेशन का तुम्हें मालूम है नहीं। तो बेटा हमें ना इस चैप्टर में ऐसी वाली रिएक्शन से डील करना है जिन रिएक्शन के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए। ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन भाई साहब सालों साल लग रहे हैं, या कुछ रिएक्शन विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स हो रही है कि भाई साहब होती हो गई, हमारा ध्यान तो इधर है, बस हो गया, ठीक है। उसको तो हम कर नहीं सकते मेजर, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो इस चैप्टर में हम कौन सी वाली रिएक्शन से डील करने वाले हैं मेरा बेटा? मॉडरेट रिएक्शन से डील करने वाले हैं, जिसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो यानी कि ना तो हम इसकी बात करेंगे और ना ही हम इसकी बात करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स तुम पढ़ोगे, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें कराऊंगी, है ना, वो सब किसके होंगे? मॉडरेट रिएक्शंस के होंगे, ठीक है जी। बहुत सिंपल चीज थी ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखो तुम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना, कि स्पीड क्या होता है, तो तुम बोलते थे स्पीड क्या होता है? कृष्णा क्या होता है स्पीड बेटा? कृष्णा स्पीड क्या होता है क्या क्लास में? कृष्णा, कृष्णा, अरे बता तो दो क्लास में हो या नहीं। मैम डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इतनी देर क्यों लगा दी है? मैम थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। आप यही बोलते थे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यही बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोल रही हूँ, रेट क्या है तुम्हारा? स्पीड ही है, हाँ या ना? समीर, आरुष, आर्यन, स्पीड है। तो यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की। और रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है? रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? रेट क्या देखेंगे? हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आपका जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा, टाइम के साथ उनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो। यही बात करेंगे ना। तो यानी कि ये मत लिखना जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, इसको मैं लिखवाती हूँ मेरा बेटा, लिखो एक बार, क्या लिखोगे? इट इज, इसको हम ROR भी लिखते हैं, ठीक है, लिखो। इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तुम्हारे पास मॉड्यूल है ना चैप्टर्स के सभी के, जिसमें थ्योरी है ना? कंफर्म कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कभी तुम्हारा मन हो ना थ्योरी वगैरह पढ़ने का, रिवाइज करने का, तो तुम वो पढ़ सकते हो, ठीक है। इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, लिखो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ किसके? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के,
ठीक है, आपको पता है अगर मान लो मैं कोई रिएक्शन लिखूं, इधर देखो, इधर देखो, लेट से मेरी ये रिएक्शन है ना, तो मेरा ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, बी का 3 और सी का 4। तो ये चीजें छोटी छोटी बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होगा, एज डिफाइन फॉर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये तो सिर्फ मैंने इसके बारे में जो भी बताया है उसको मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ चेंज इन, किसमें चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा ना, है ना। टाइम के साथ मैं बोल सकती हूँ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। तो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम। और साथ ही साथ आपको क्या लेना है वहां पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लेना है। मैम क्यों लेना है वो भी मैं आगे चल के वो बात प्रूफ भी कर दूंगी कि क्यों लेना है। प्रिंस ठीक है, प्रिंस खोजान आवाज आ रही है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मान लो मुझे मैथमेटिकली भी दिखाना हो तो क्या लिखूंगी, अगर मैं यहाँ पे चलो फॉर्मूले के उसमें लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि चेंज इन concentration of reactant or product, है ना, by time taken into stoichiometric coefficient। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रुति, Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, मोलैरिटी वाली मेरा बेटा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यूनिट लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, गेटिंग माय पॉइंट, और नीचे क्या है, टाइम है। तो कॉन्सेंट्रेशन में किस में लूंगी, मोल पर लीटर में। जनरली इसी में ही लिया जाता है, जब तुम कभी क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे अभी भी, तो जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में ली जाती है, मोल पर लीटर में। और टाइम सेकंड में लिया जाता है, वैसे मिनट में भी ले सकते हैं, आरबी में भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी तो वो किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी, राइट। अगर मान लो मेरा बेटा गैसियस फेज हो, गैसियस फेज का मतलब समझ रहे हो, अगर तुम्हारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हो गैसियस फेज में हो, तो उस केस में क्या करोगे मेरा बेटा, तुम लोगों को एक चीज पता है क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है। यस मैम। अब पी क्या होता है, अगर मान लो एक से ज्यादा गैसेज है तो आप बोल दो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम है ना ऑफ कंटेनर, ठीक है। और एन बोल दो तुम नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो एक बात बताओ, मैं ये लिख सकती हूँ पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बाई वी के। प्रेशर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा जी, Yes, ma'am. तो और एन बाई वी क्या होता है मैम, कंसंट्रेशन ही तो होता है, याद करो, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, यही पढ़ते थे हम। तो एन बाई वी क्या हो जाएगा Yes, फिर ma'am. मेरे पास, या इसको ये भी लिख दूं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी ऑफ गैस, गैस की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो कोई गैसियस फेज में है तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो तुम क्या उसको प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो क्या, कैसे लिखोगे, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही लिखोगे। बोलो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर बोल दो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो उस केस में जो यूनिट होगी वो क्या होगी, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा या पास्कल में या फिर बार में, और नीचे सेकंड होगा, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड दिखेगा या पास्कल पर सेकंड या फिर कोई और बार पर सेकंड मान लो,
क्योंकि वहां पे फिर क्योंकि तुम प्रेशर की टर्म्स में जो है बात करो। अभी तो घर में समझा रही हूँ मेरा बेटा, है ना। अभी तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तब तुम्हें दिखेगा कि किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट, लिख लिया ये सब। देखो यस मैम। बढ़िया, ये तो बात हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दूसरी चीज हो गई यूनिट क्या होगा। तीसरी, अगर जैसे तुम्हारे हैबर प्रोसेस ले लो, N2+3H2NH3, उसमें सारे गैस है ना, गैस है ना वो, तो उसमें तुम प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हो, प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अभी आगे एग्जांपल्स, मतलब जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आप देखिए। उसके बाद मेरा बेटा बात आती है टाइप्स ऑफ रेट। यहाँ हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन से दो टाइप के रेट जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक तो तुम पढ़ोगे एवरेज रेट, और आज ही पढ़ोगे फिर भूल जाना उसको, क्योंकि दोबारा डिस्कस नहीं होगा ये पूरे चैप्टर में। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। आर्यन कह रहा है मैम आरटी से डिवाइड नहीं होगा। मेरा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा है, आर तो कांस्टेंट होगा ना, और टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा N/V के। ठीक है ना। हाँ मैम ये बनाना है। नहीं, एक मिनट रुको मेरा बेटा, नहीं ये नहीं बनाना, पहले आप मेरी बात सुनोगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, चार्जिंग ऑन करना भूल गई थी। हाँ, सो पहले समझ लो मैं बताना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को। देखो, दो टाइप के रेट पढ़ोगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब तुम्हें ये पता ना होना चाहिए कि एवरेज रेट क्या है। देखो, एवरेज रेट हम तब बेसिकली बोलेंगे जब हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो डिफाइन किया गया हो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, या यू कैन से फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या किया गया हो, डिफाइन किया हो। यस और नो, डिफाइन फॉर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो मेरे पास दो टाइम है, लेट्स से T1 T2। मेरे को T1 और T2, ठीक है, एक टाइम इंटरवल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि इसके बीच में मुझे पता लगाना है कि रिएक्शन का रेट क्या है। ठीक है, जैसे तुम मान लो गाड़ी चला के जा रहे हो, तो मैं कह रही हूँ भाई साहब इतने तुम्हारे, जब तुम इस टाइम पे थे और इतना टाइम हो गया, तो बताओ भाई इनके बीच में तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो सेम हम केमिस्ट्री में भी देखते हैं, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, है ना। और अगर एक और टाइम की बात करो जो मैंने डिफाइन किया गया है वो इंटरवल, उस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। देखो जैसे कि इस ग्राफ में तुम देख सकते हो, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो टाइम के साथ घट रही होगी, देखो एक बार, और ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है जो पहले तो 0 होगी लेकिन टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये मान लो ये वो वाला टाइम है जिसपे मुझे क्या करना है, बताना है रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो इस वाले टाइम पे जो मेरे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, देखो वो कितनी है R1, और प्रोडक्ट की कितनी है P1, और T2 पे कितनी है R2, और प्रोडक्ट की कितनी है P2। हाँ या ना, ठीक है। तो जब हम, मेरा बेटा, अब आपको पता है, अब आपको पता है रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मान लो एवरेज रेट की मैं बात करूं, और मैं बात कर रही हूँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यस और नो। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो फाइनल, मान लो फाइनल में कहाँ है कॉन्सेंट्रेशन, R2, ये देखो R2 है, और इनिशियल क्या है R1 है, तो मैं क्या लिखूंगी, R2 माइनस R1 लिखूंगी। टाइम क्या लिखूंगी, फाइनल देखो T2, इनिशियल देखो T1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो ठीक है जी। देखो इधर, क्या मेरा बेटा, टाइम के साथ रेट तो चेंज होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होगी, है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा बेटा देखो, अब R2 माइनस R1, इधर देखो, इधर होगा क्या, अब इसको मैं लिखूंगी कैसे, इधर देखो,
इसको मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब एवरेज रेट को मैं बात कर रही हूँ, तो एवरेज रेट के केस में मैं क्या लिखती हूँ, डेल्टा लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ, डेल्टा। अगर थोड़ी देर वेट कर बेटा, थोड़ी देर वेट कर, ठीक है। बस एक बार समझ लो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो एवरेज रेट में जो मैं लिखती हूँ वो क्या लिखती हूँ, डेल्टा। तो डेल्टा किसके लिए यूज होता है, एवरेज रेट के लिए यूज होता है। बस यही तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन मेरा बेटा क्योंकि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो क्या होती है, बोलो, कम होती है। क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। बोलो हाँ या ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो तुम्हारी हमेशा जो ये वैल्यू है वो क्या आने वाली है, नेगेटिव में आने वाली है। बट रेट क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। तो आगे मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगी, इसलिए आगे माइनस लगा देंगे, सो दैट वी कैन से रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही तुम प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हो। अगर मैं रेट की बात करूं तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसका एवरेज रेट किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखेंगे, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। आ रही हूँ मनीषा, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि ये वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। हाँ जी, मनीषा बोलो बेटा। मैम ये नेगेटिव साइन वाला बताना एक बार फिर से। मैं कह रही हूँ, तो अब देखो तुम्हारी कोई रिएक्शन हो रही है मेरा बेटा, लेट्स से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है ना। एक एग्जांपल भी ले देते, देखो मान लो ए से बी में जा रहा है, ठीक है जी। मान लो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी 5 मोलर था ए की कॉन्सेंट्रेशन थी 5 मोलर, बी तब तक बना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद, लेट्स से किसी टी टाइम के बाद ए धीरे धीरे कम होने लगेगा जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यस और नो। यस मैम। गेटिंग माई पॉइंट। मान लेते हैं उसमें से 2 चला गया, 2 मोलर, तो ये कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, जितना गया उतना ही बनेगा, यस और नो। तो ये यस कितना मैम। बनेगा, 3 मोलर, और ये कितना बन गया, 2। यानी कि क्या कहने का मतलब है मेरा, जितना तुम्हारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतने ही सेम टाइम में तुम्हारा बी उतना ही क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, यस और नो। यस मैम। ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है। तो इसमें नेगेटिव साइन है, ये क्या दिखा रहा है, ये तुम लिख भी सकते हो। जो नेगेटिव साइन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम। बोलो। ठीक है। इस रेट में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता, बिल्कुल आता है, लेकिन अगर जहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा तो उस केस में नहीं आएगा ना घर। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा वहां पे नहीं, मतलब मान लो अगर 1 है किसी रिएक्शन में तो नहीं आएगा। बट अगर किसी रिएक्शन में आएगा, जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब तुम रिएक्शन को अगर बैलेंस करो तो कोफिशिएंट तो आएगा, राइट, आएगा ना। तो फिर उसको हम इंक्लूड करेंगे। अभी मैं रिएक्शन इसका एक्सप्रेशन लिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे, राइट। एक बार मैं तुम्हें बता दूं एवरेज रेट और ये क्या होता है, ठीक है। इस चीज को बेटा प्रूफ भी कर सकते हैं हम। क्या प्रूफ कर सकते हैं, इधर आओ एक बार, इधर आओ। अगर मान लो मैं कोई रिएक्शन ले लेती हूँ, लेट्स से एग्जांपल ले लेती हूँ, ये लिख लिया सबने ऊपर, इसको हटा दूं, ये ए से बी वाला। यस मैम। ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। ओके, मान लो मैं लिख रही हूँ 2A gives 3B, ठीक है। अब देखना इसमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या होगा। टाइम t0 पे मेरा बेटा, मान लेते हैं ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A, है ना, और ये नहीं बना होगा। कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ कम हुआ होगा, मैं बोल देती हूँ कि 2x इसमें से चला गया होगा। अब तुम्हें पता है बेटा 2 से 3 मोल मिल रहा है। ध्यान रखना रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड,
रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो 2 से 3 बन रहा है, तो अगर ये 2 जा रहा है तो कितना बनेगा? 3, 3x बनेगा ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है। सो अब एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी रेट ऑफ रिएक्शन? मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाओगे आगे, ठीक है, नीचे कोफिशिएंट आएगा, बोलो, ठीक है, और मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब माइनस हाफ डेल्टा ए क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, a माइनस 2x, इनिशियल कितना है, a है, टाइम देखो t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, a से a गया, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, x बाई टी आ जाएगा। देखो इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए मेरा बेटा। समीर इधर देख बेटा, अगर यहाँ से मान ले 2x जा रहा है a में से, तो 2 मोल से 3 मोल बन रहा है ना, तो अगर 2x से जाएगा, मतलब अगर 2x जाएगा तो कितना बनेगा बताओ? 3x बनेगा ना, वही लिखवा रही हूँ। अगर मेरा बेटा प्रोडक्ट के केस में लिखूं तो क्या होगा, एक बार ध्रुवी, प्रोडक्ट के केस में लिखूंगी तो क्या होगा, 1/3 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यस और नो? तो चेंज इन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम क्या होगा, t माइनस 0, कितना आ रहा है ये? x/t। x बाई टी। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, माइनस हाफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, बोलो क्या कहते हो? गर्व जी बोलो, ध्रुवी, हाँ ध्रुवी। मैम नेटवर्क इशू आ गया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद क्या करवाए मैम? सिर्फ लिखना बताया कि कैसे लिखोगे, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना ध्रुवी, है ना, नहीं तो क्लास के एंड Yes, में ma'am. पूछ लेना मेरा बेटा। यस बेटा बोलिए। मैम ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा? हाँ, मतलब जो भी रिएक्शन में आप लोगों, मतलब जो भी रिएक्शन आप लिखोगे, अगर उसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो इसी तरीके से आप लिखोगे, राइट? Yes, मैम। अरे कोफिशिएंट होगा तो लिखेगा ना मेरा बेटा, अगर मान लो ए के आगे कोफिशिएंट नहीं होता तो नहीं लिखते, खत्म बात, ठीक है। अगर एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो? है, कोई बात नहीं, बनने दो, बनने दो। मैम फिर कैसे लिखेंगे? देखो लिख के दिखाती हूँ, देखो लिख के दिखाती हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मान लो ये है, लेट से ये कोई जनरल रिएक्शन है, ठीक है, इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, इधर आओ, रिएक्टेंट में ये है, प्रोडक्ट में ये है, कैसे लिखूंगी, माइनस हाफ डेल ए बाय डेल टी, बोलो, ये लिखूंगी, किसके बराबर होगा ये, बोलो बोलो, -1/3 डेल बी बाय डेल टी, ठीक है जी। ये किसके बराबर होगा, आओ इधर, 1/5, वाइफ समझ आ गई ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना नीचे, डेल सी बाय डेल टी इज इक्वल टू 1/6 डेल डी बाय डेल टी, बोलो हाँ या ना, यही तो लिखूंगी मैं, समझ में आया? यस मैम। ऐसे लिखना है। आदर्श डेल्टा लिखो, अभी देखो अभी मैंने तुम्हें एवरेज रेट बताया, अगर तुम एवरेज रेट की टर्म्स में लिख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन तो यू हैव टू यूज डेल्टा, बट अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में लिखना है तो वहां पे हम डेल्टा नहीं लिखते, वहां पे हम डी लिखते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट के केस में हम किसी टाइम इंटरवल के बीच में रेट नहीं देख रहे होते, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे होते हैं रिएक्शन का रेट क्या है। मैम हमें क्या यूज करना है, तुम्हारी जो मन हो तुम वो यूज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम डेल्टा लिखोगे तो कांटा लग जाएगा, डी लिखोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? ठीक है, हटा दूं इसको जो ये लिखा है, क्या नाम है, गर्व, ठीक है, कहाँ पे माइनस हाफ, हाँ डी ए बाई डी टी हो जाएगा,
घर पता चल गया कहाँ लगाना है कोफिशिएंट, जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही लगाना है तुम्हें, ठीक है नीचे। ऑल राइट। हाँ चलिए, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है देखो। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मेरा बेटा। ये मैंने जो ग्राफ बना रखा है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रखा है। तुम्हें दिख रहा है टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। अगर मान लू मैं तुम्हें बोलूं बेटा मुझे ना एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड पे बता दो रेट क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पूछ रही हूँ, यस और नो। तो उस केस में क्या करोगे, अब तो यहाँ पे टाइम इंटरवल डिफाइन ही नहीं है कि कौन से टाइम इंटरवल के बीच में तुम्हें बताना है। तो ऐसे वाले केस में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट तुम्हें बखूबी ड्रॉ करने आता है, ठीक है जी। अब तुम्हें क्या लेना है, इसका स्लोप लेना है। तो स्लोप आप कैसे लेते हो बताओ, स्लोप आप लेते हो y2 माइनस y1, बोलो x2 माइनस x1, यही लेते हो। यस हाँ या ना? मैम। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास लेट से ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप डेल्टा नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे -1/x dA बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1/y dB बाय dt। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास फिर, बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अगर मैं रिएक्टेंट के केस में बात करूं, इसको हटा दो या चलो पड़े ही रहते। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि माइनस डीए बाय डी हो जाएगा। बोलो बोलो यस मैम। क्या कहते हो। ठीक है, और अगर इसको हटा दो, कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे। और डीए बाय डी क्या होगा, वही चेंज निकालोगे। चेंज कैसे निकालोगे मेरा बेटा, ये देखो यहां से ये मान लेते हैं यहाँ पे 0.085 आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे आ रहा होगा 0.045। बोलो क्या कहते हो। तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, है ना, देख रहे हो इधर। तो 20 यस वाले मैम। देखो, 20 वाले टाइम पे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0.045, ठीक है, इनिशियल 0.085 बाय टाइम क्या होगा देखो, बोलो क्या कहते हो, सोचो। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहाँ पे पढ़ते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और यू कैन से पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैम ये हमसे पूछा जाएगा क्या, नहीं ये पेपर में नहीं आता। मैम फिर पढ़ा क्यों रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि अभी मैं आगे जाके मान लो मैं डेल्टा लिख दूं तो डी लिख दूं, तुम मुझसे पूछोगे मैम क्यों लिखा है। इस वजह से मैंने तुम्हें बताया है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, तुम पढ़ोगे तो अब तुम्हें क्या आ जाएगा, फिर समझ में आ भी जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम डी यूज करते हो डी यूज करो, डेल्टा यूज करना है डेल्टा करो, मैं डी यूज करती हूँ। डी यूज करना ज्यादा थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगी कि सही लगता है, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन लिखी जाती है एकदम फटाफट से, तो तुम वो यूज कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उसको अप्लाई कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना मेरा बेटा तुम्हें क्या बोल रहा है।
ठीक है जी, बोलो क्या आया कुछ समझ में, क्या बोल रहा है ये? आपको ना रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4 मोल पर लीटर, ठीक है, इसमें दे रखी है। अच्छा जी, आपको क्या बताना है, एवरेज रेट बताना है, टाइम उन्होंने बता रखा है, किस पे बताना है, 10 सेकंड पे और 20 सेकंड के बीच में, है ना, 10 से 20 सेकंड के बीच में। ऑल्सो तुम्हें क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस रेट भी बताना है। प्रिंस खोजान आप बताओ कैसे करूं, कैसे सोचूं इस क्वेश्चन को, बताओ, आंसर मत बताओ भाई पहले। श्रुति कैसे करूं इसको? मैम सबसे पहले हम कंसंट्रेशन जो हमें इक्वेशन दिया उसमें टी की वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकालेंगे। वेरी गुड, पहले तुम पुट कर दो, टी 10 पुट कर दो, तो 2.5 10 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, सी 10 पे निकाल लो, ऐसे सी 20 पे निकाल लो, 2.5 20 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो एवरेज रेट क्या आ जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यानी कि सी 20 माइनस सी 10 बाय 20 माइनस 10, निकाल सकते हो इसको, बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, डीसी बाय डीटी होगा ना, क्या होता है इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब प्रोडक्ट है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सी दे रखी है तो क्या होगा, इंस्टेंट डीसी बाय डीटी, यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बोलो यस मैम। yes, ma'am. टी स्क्वायर का क्या होता है सुनिधि, टी स्क्वायर डेरिवेटिव बताओ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो इसको, बहुत अच्छी बात है, ध्यान ही नहीं है क्लास में। राहुल 2t 2.5 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t, और टाइम कितना दे, किस पे निकालना है, इंस्टेंटेनियस 12 सेकंड पे, यानी कि कितना हो जाएगा 60, बोलो क्या कहते हो, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सिर्फ बताने के लिए कि कैसे करना है, ठीक है, ये तुम कर सकते हो, आई गेस बहुत बच्चे बोल भी रहे थे 60 और 75, ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है जी। बात क्या समझ में आया, रेट क्या है समझ में आया, रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है। तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो रेट क्या होगा, चेंज होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो रेट भी क्या होगा, चेंज। जब आगे जाके तुम पढ़ोगे ना, उसी डेटा से ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये रेट था, इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये रेट था, तो बताओ भाई क्या होगा रिएक्शन का होगा, ठीक है। गर्व क्या सोच रहा है, कौन सी सोच में पड़ गए, है बोलो, चलिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये वैसे मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, ठीक है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। लेट से एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ऑलराइट, मुझे क्या लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूं, देखो ध्यान से देखना, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड, बैलेंस। ठीक है। सो कैसे लिखूंगी, देख लो, बैलेंस है ना, हाँ मैम, तो कैसे लिखोगे, माइनस हाफ आएगा, नहीं मैम नहीं आएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2, बोलो, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, मतलब किसके बराबर होगा ये, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये तुमने कॉन्सेंट्रेट, रुक जाओ कृतिका, ये तीनों गैसियस फेज में है। अब तुम प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ N2, -1/3 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ H2, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ अमोनिया,
बोलो हाँ या ना। और तुम किसकी टर्म्स में लिख सकते हो, मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हो। माइनस डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 1/2 डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को किस किस में मतलब लिख सकती हूँ मैं, मोलारिटी की टर्म्स में लिख सकती हूँ और प्रेशर की टर्म्स में लिख सकती हूँ और बोलो मोल्स की टर्म में लिख सकते हो। बोलो ठीक है। यस Yes. यस मैम। अब तुम्हारी मर्जी है। हाँ यूनिट तो बदल जाएगी मेरा बेटा, अभी बताया तो मैंने। अगर मोल्स में ले रहे हो तो मोल पर मिनट हो जाएगी, प्रेशर ले रहे हो तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, मतलब जो भी टाइम दे रखा होगा। अगर आप मोलारिटी की टर्म्स में ले रहे हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। ऑल राइट, ठीक है। यस अगर मैम। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इंस्टेंट डी वाली फॉर्म में लिखना है डी वाली में लिखो, डेल्टा में लिखना है डेल्टा में लिखो। ठीक है जी, चलूं आगे। अब आती है बात रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। देखो रिएक्टेंट और जब केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो किसके लिए यूज किया जाता है, या तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, किसके लिए डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट के लिए, बोलो, है ना, क्योंकि वही उसकी तो फॉर्मेशन हो रही होती है ना टाइम के साथ साथ। जैसे मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मुझे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो क्या लिखूंगी, 1/y dB by dt लिखूंगी, यस और नो। यस मैम। बट जब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस लिखूंगी, रेट ऑफ अपीयरेंस जब मैं लिखूंगी तो ध्यान रखना उसमें कोफिशिएंट नहीं लोगे। अगर एग्जामिनर पूछता है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आधी से ज्यादा जनता गलत करती है और अभी क्वेश्चन कराऊंगी उसमें भी गड़बड़ करोगे। अगर तुमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यानी कि एग्जामिनर तुमसे क्या निकलवाना चाहता है, बोलो dB by dt निकलवाना चाहता है। ठीक है जी, बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो कौन खत्म हो रहा है टाइम के साथ, बोलो। रिएक्टेंट। तो अगर मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो क्या लिखूंगी, -1, ध्यान रखो रेट ऑफ रिएक्शन dA by dt। बट अगर मुझसे पूछ रहा है वो बेटा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल दो, तो यानी कि वो क्या पूछ रहा है, -dA by dt। सोचो समझो क्या लिखा है, तब तक डाउट ले लेती हूँ। हाँ पहले कृतिका बताएगी क्या पूछना था बेटा। मैम जो उस Ne2+3H2 वाले में जो -1/, हम यहाँ पे 1/1 भी लिख सकते थे NO2 के साथ। क्यों लिखना है तुम्हें, 1/1 तुम दिखाते ही नहीं है मैम -1। क्या। अब मैम तुम यहाँ इसके पे बाद 1 लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, कोई मैटर करता है क्या मेरा बेटा, नहीं करता। अब मैं यहाँ पे -2.3 लिखूं या -1 × 2.3, क्या मेरा वो 2.4 नहीं बन जाएगा ना, वो 2.3 रहेगा ना। ठीक है, इसमें हाँ ये रेट ऑफ अपीयरेंस था मेरा बेटा, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए डिफाइन होता है, रिएक्टेंट। मैम ये रेट ऑफ अपीयरेंस में नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? अपीयरेंस मतलब तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है ना, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ बढ़ती है ना मेरा बेटा, ओके मैम। है ना, भूल गए। ऑल राइट, यस ध्रुवी तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे। गलती से हो गया था। अभी भी बोल रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ मतलब ओके, तो तुम बोल रहे हो -dA by dt क्या dB by dt के बराबर होगा, राइट गर्ल, इज दिस योर क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन है, आंसर इज नो।
वो तब हो सकता है जब कोफिशिएंट 1 हो। मान लो मैं यहाँ पे x1 ले लूं y1 ले लूं तो तुम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 ये बराबर कब होंगे? जब जब ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये देखो इधर, कहाँ गया वो क्वेश्चन मैंने करवाया था, कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं 2 नहीं लेती यहाँ पे और 3 नहीं लेती, क्या ये आते बराबर? नहीं आते ना। एक बनता 2x/t और एक बनता 3x/t। गेटिंग माई पॉइंट गर्व जी? ठीक है, आई होप छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि पूछो अगर आ रहा है तो सवाल, ठीक है। क्वेश्चन पे चलूं? अभी वी हैव टाइम, आधा घंटा मस्त 35 मिनट क्वेश्चन करें। रेडी? नैतिक, साथिया, रिया, सुनीति, गौरव पाल है? गौरव पाल जी है क्या? नहीं है? स्मृति का, प्रिंस खोजान, यस मैम। ये गौरव ना कहीं पक्का बिजी है, ध्यान नहीं है क्लास में। हाँ, गर्व कहता है जैसे ही मैम चला गया था ना नेटवर्क नहीं था। नहीं हो सकते भाई, माइनस da/dt इज इक्वल टू db/dt तब हो सकते हैं जब सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए अलग नहीं, जहां आप नोट्स बना रहे हो क्वेश्चंस वही होंगे। डीपीपी के लिए आपको अलग सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए। अगर आपने सेम बना रखे तो इट्स ओके। क्वेश्चन करें? अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मैं बताती हूँ ये इसको कैसे, जितना मैंने समझाया कैसे लिखना है। आपको ये रिएक्शन दे रखी है हाफ ऑफ ए टू बी, ध्यान रखना मेरा बेटा, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब यहाँ पे भी रिएक्शन जो लिखी हुई है वो बैलेंस्ड ही है। हमें कैसे पता चलेगा? ये तो ए और बी है, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें आप मान के चले बैलेंस होगी। इसके बाद अगर कोई रिएक्शन आएगी उसमें चेक जरूर करना कि बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि एक बार आया था जेईई में सवाल, बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन उसने रिएक्शन को बैलेंस नहीं करके दिया था और गलत हो गया था वो सवाल। तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने जनरल एक इक्वेशन लिखी है, तो वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किस तरीके से रिलेट करेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन। अगर तुम गर्व वाली बात से चलोगे ना तो आंसर सी लगा के आओगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हारा जो पहला काम बनता है वो बनता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। गेटिंग माई पॉइंट? क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना। तो क्या लिखोगे? -1/2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना, तो 2 पर चला जाएगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? यस मैम। 1/2 dB/dt, ठीक है जी। तो ये इक्वल है, ठीक है। इसकी मतलब जितना आपका हाफ मोल ऑफ ए कंज्यूम हो रहा है उतना आपका 2 मोल ऑफ बी बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे रिलेट करेगा, यानी कि वो आपसे पूछना चाह रहा है -da/dt का। तो क्या करूंगी, 2 को मैं कहाँ लेके जाऊंगी? नीचे लेके जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा? 1/4 dB बाय, बोलो। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोलो। ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे अप्रोच किया मैंने सवाल को? बोलो। आसान था? बहुत आसान था। चलिए, नैतिक हो गया, स्मृति का, अंजलि, मनीषा, बढ़िया। यस मैम। कौन है क्लास में? शाजिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अब आगे लेके जाती हूँ तुम्हें, धीरे धीरे अपन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, एक ये सवाल है, पढ़ना एक बार इसको। रिडक्शन ऑफ परऑक्सी डाइसल्फेट। अब ये मैम ये क्या होता है? S2O8 2 नेगेटिव होता है बाय I नेगेटिव, इसमें माइनस नीचे लगा रखा है, ऊपर लगेगा ये, कोई बात। ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को अगर मैं एक सही ढंग से लिखूं तो ऐसे लिखूंगी। बस चेक कर लेना तुम मेरे कहने पे क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। और अपनी जहां पे भी नोटबुक में तुम लिख रहे हो ना ये वाला टॉपिक,
ऊपर डालो कि मैम ने इंपॉर्टेंट चीज ये बोली थी, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल करेंगे तो हम चेक कर लेंगे वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। ऑल राइट, चलिए देखो बैलेंस है ना, 3 आयोडीन है, 2 सल्फर है ना, 8 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। आपको क्या बताना है, आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, मतलब आपको माइनस डी आई नेगेटिव बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। आपसे बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, यानी कि आपसे पूछा है डी बाई डी टी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, इसका जो है आपसे रेट पूछा है, क्या कहते हो? तो सबसे पहले तुम लोगों का क्या काम है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन में तुम्हें सारा कुछ नहीं लिखना, जिसकी बात कर रखी है उसकी करो। एक तो इसकी बात कर रखी है, इसकी और इसकी, तो क्या लिखूंगी, -1/3 डी आई नेगेटिव बाई डी टी, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ, बोलो, SO4 2 नेगेटिव। अब मुझे क्या चाहिए मैम, आपको चाहिए डी बाई डी टी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 ऊपर ले जाओ, तो -2/3 डी आई नेगेटिव बाई डी टी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। और ये क्या हो जाएगा, अब देखो इधर 2/3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो माइनस डी आई बाई डी टी की वैल्यू बताओ, 9/2 इंटू 10⁻⁻3, तो 2 से 2 गया, ये 3 आ गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा तुषार, ठीक है, सी आ गया। पलक, यस मैम। किसी और का नाम रह गया क्या? आर्यन, आर्यन भूल गया आज मैं। यस मैम। मैम एक बार फिर से बोलो मेरा बेटा, क्या हुआ? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर देना, मेरा नेटवर्क चला गया। सक्षम, देख बेटा, पहले मुझे ये बताओ, क्या इक्वेशन अगर बैलेंस है तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे? यस मैम। तुम्हें दे क्या रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ऊपर, यानी कि 2/3 होगा, माइनस डी आई बाई डी टी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ये दे रखी है, बस निकाल दिया मैंने। क्लियर है? क्रिस क्रॉस तो आता है ना करने? यस मैम। बढ़िया, यस मैम। बहुत बढ़िया। चलूं आगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन तुम पढ़ो एक बार, घबराना नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार, रीड करो मेरा बेटा। क्या लग रहा है, मुश्किल या थोड़ा सा आसान? Easy. इजी, ट्राई करो सारे बच्चे, जो समझ में आ रहा है वो लिखो। अटपटा सा तो नहीं है राहुल, ऐसा तो मैंने कोई ऐसा वर्ड नहीं मतलब है जो मैंने अभी नहीं समझा, तो बस रिएक्शन तो देखो बदलेगा हर क्वेश्चन में, अब उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि ये वो हमेशा A to B देगा, रिएक्शन तो वो बदलेगा।
आज तुम्हें बहुत आसान सवाल दूंगी डीपीपी में। अच्छा, रिएक्शन सुंदर है, रिएक्शन सुंदर नहीं है, लिखा सुंदर हुआ है ब्लू और व्हाइट कलर से। डन, वेरी गुड राहुल, ओ सॉरी प्रिंस, वेरी गुड आर्यन, चले चले शाबाश, दंडनादन जिसका होता जा रहा है बताते जाओ मेरे को। पलक कैसे करोगी, पलक कैसे करोगी बेटा? फाइनल कंसिडरेशन से इनिशियल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे और टाइम से फिर डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। क्या मुझे टाइम को सेकंड्स में चेंज करना है या मिनट में रहने दो? नहीं नहीं, पलक बताएगी, पलक बताएगी। हाँ पलक, मिनट में रहने दूं या फिर सेकंड में चेंज करूं? में ठीक है, क्योंकि यूनिट मिनट में दी हुई है। अरे अरे, ये बस तुम ये भी चीजें बता देते ना तो लगता है जगह हुए हो क्लास में। कौन बोल रहा था सेकंड में कर दो मैडम? यूनिट देखना किसमें पूछा हुआ है, ठीक है मनीषा? यस मैम। चलो, बिल्कुल सही बताया है उसने, क्या नाम है, पलक ने। तो आपको ना ये रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर थी, लेकिन 30 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है जी, बोलो। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है NO2 का, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। लिख लिया सबने? मैं भी लिख दूं? मुझे काम है इससे और इससे, तो मैं O2 को लिखती नहीं। d/dt ऑफ N2O5, ठीक है, और 1/4 d/dt ऑफ NO2, ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए? d/dt ऑफ NO2, क्योंकि वही पूछे ना रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो क्या आ जाएगा? -2 d/dt ऑफ N2O5। बोलो हाँ के ना? ये यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि अब मुझे ये निकाल के आना है, -d/dt ऑफ N2O5। तो क्या निकल के आएगा? माइनस, चेंज बताओ कॉन्सेंट्रेशन में कितना हो रहा था? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल में कितनी थी? 3, फाइनल 80, टाइम 30, तो ये कितना हुआ? 0.25 प्लस हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला माइनस में आएगा, बाय 30, ठीक है, यानी कि 25/300। तो -2, ओके, सो माइनस d/dt की होगी तो क्या आ जाएगा? 2 × 25/300। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये कितना 3000 आएगा क्या हो गया मैम? 3000 आएगा ना? हाँ हाँ 30 है नीचे, ठीक है, ऑल राइट। तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? आपको ऑलरेडी 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया? तो हो गया 1/60 आ जाएगा, है ना? आ गया 1/60, और 1/60 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0. कितना आ रहा है? अरे कैलकुलेट करो, मेरी बर्बाद है कैलकुलेशन, करो। 1/60 आएगा तुम्हारा उतना 0.0166 आ रहा होगा। तो ये 10⁻³ दे रखा है, तो 16.6 × 10⁻³ आ जाएगा। राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 17 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन भाई तुम संभाला करो, ये हमेशा ध्यान रखना। आ गया क्या 17? 16.6 नहीं लिखोगे बेटा, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 लिख के आ, है ना? चलूं आगे और करूं? अभी तो टाइम है, और करें क्वेश्चन? हाँ, राउंड ऑफ करके लिखोगे ना, क्या नाम है, गर्व। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ 17 आ जाएगा। नहीं, अरे 17 आएगा मेरा बेटा। 1/60 को करो ना। मैं इतना श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही क्लास अभी मैंने कल वाले बैच में ली है।
16.6 आवेगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है मेरा बेटा, चलिए पढ़ो क्वेश्चन को और लिखो क्या बोल रखा है। मैम ये MnO4 नेगेटिव है। हाँ जी, ये बोलते हैं इसको मैग्नेट आयन। जब तुम DNF लोग पढ़ाओगे ना तब पढ़ाओ। हर्षित हो रहा है? मैम कर रहा हूँ अभी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अप्रोच बताना इस क्वेश्चन की मेरे को, बताओ। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन हर्षित? मैम पहले देखा कि बैलेंस है इक्वेशन की नहीं। वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट दिया हुआ है हमें। हाँ, किसका दिया हुआ है? मैम MnO4 नेगेटिव यानी आयन कि का। क्या दिया हुआ है? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? -1/xdA/dt। एक्स क्यों लिखना है? कोफिशिएंट थोड़ी ना आता है। मैम मतलब ये लिखूंगी ना। यस मैम। तो कितना दिया हुआ है? 4.56 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा। और कुछ दिया हुआ है? नहीं। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। आरुष, इसका मतलब क्या निकालना है मेरे को? मैम हमने निकालना है d/dt ऑफ I2। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सुनिधि कैसे लिखूंगी मैं? नहीं, श्रुति बताएगी कैसे लिखूं। -1/2 ddt of MnO4 negative equals to 1/5 ddt of I2। वेरी गुड। तो DDT I2 कैसे निकलेगा? -5/2 d/dt ऑफ MnO4 दे रखी है क्या वैल्यू? हाँ मैम दे रखी है। कितना आ रहा आंसर? मैम ऑप्शन डी। डी आ रहा है क्या? कोई मैम सी भी ऑप्शन बोला था? मैम ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, मैम डी। तुम कह रहे हो तो विश्वास कर लेते हो। सारे डी बोलो, डी आए हो जाएगा। आसान था मैम। फिर मेरा 1.13 आ रहा है। कोई नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, बहुत आसान था। चलो फिर ये वाला करो, आसान है तो ये भी तुम करो ट्राई। मैम 1 मिनट पीछे कर। ये लो। ठीक है, चलो करो मेरा बेटा, इसको सॉल्व करो करने को। आई होप स्टार्ट कर दिया हो करना। यस मैम।
आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है आंसर? बताओ। 333। 300 तो खुद किया है ना, गूगल तो नहीं यूज किया। यस मैम। हाँ, आओ फिर इधर आओ। तो बेसिकली हमें क्या दे रखे हैं, ये रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फेरस सल्फेट की दे रखी है और 30 मिनट बाद इतनी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल ले माइनस डी बाई डी टी ऑफ FeSO4 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले, कितना चेंज आया है। तो क्या होगा, 8.8 माइनस 10 बाई 30 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 1.2। बोलो। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फेट। हाँ आदर्श। मैम चेंज नहीं करेंगे 30 मिनट को सेकंड में, क्योंकि उधर तो तो आपको सेकंड क्या दिया होगा, है। हाँ चेंज करना पड़ेगा फिर आप लोगों को, 30 into 60 करना पड़ेगा। वेरी गुड, सही है, याद दिलवा दिया है ना। ये ध्यान में रखा तुम लोगों ने, स्टार्ट करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हें ये बताना है, तो यानी कि मेरे को इससे काम है, इससे काम है, तो क्या करूंगी देखना एक बार। -1/6 डी बाई डी टी ऑफ FeSO4 वो किसके बराबर होगा, 1/3 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये निकालना है, तो ये वहां चला जाएगा। -3/6 ये कितना निकाला तुम लोगों ने, 1.2। और ये किसके आ जाएगा, जो तुम्हें निकालना है यही आ जाएगा। हो जाएगा, देखो एक बार। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3000। अब तुम्हें देखो 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो क्या बताया था मैंने, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दो। बोलो क्या कहते हो, है ना, कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1000 चला जाएगा। बस तुम्हें इसको सोल्व करना है। 1000/3 तुम्हारा होगा 3.33 आ रहा होगा। तो यहाँ पे तुम क्या फिल करोगे, 333 हो भी जाएगा। ठीक है आदर्श, अगर मैं ये ना करती तो अपना आंसर गलत आता। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको मिनट में दे रखा है टाइम, बट आपको रिपोर्ट किस में करना है, मोल पर लीटर पर सेकंड में करना है। टू यू हैव टू डिवाइड बाय, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड। ये खुद कर लेना, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी वैसे इसको, ये मैं करा देती हूँ। अभी तुम्हारी 8:45 पे क्लास है ना, ये एक बार देख लो। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आपको पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इतना दिया हुआ है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ SO3 कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 100 ग्राम पर मिनट। क्या मैंने तुम्हें, ध्यान से सुन लो, क्या मैंने तुम्हें रेट की यूनिट ग्राम पर मिनट में बताई है अभी तक, जितना मैंने पढ़ा दिया तुम्हें 1.5 घंटे में? नहीं पढ़ाई, नहीं बताई ना। मैंने कहा था या तो उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर मिनट में होगी, या मैंने बोला था प्रेशर की टर्म्स में होगी, एटमॉस्फेयर पर मिनट या जो भी प्रेशर की यूनिट है, या फिर मोल पर मिनट होगी, मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ग्राम पर मिनट में मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया था। बेशक तुम्हें आंसर ग्राम पर मिनट में देना है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट ग्राम पर मिनट इनटू मोल पर मिनट। गेटिंग माय पॉइंट? तो मोल पर मिनट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास। वेरी गुड, मोलर मिनट, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 32 और 48, 80, तो 80 ग्राम पर मोल। तो अब मेरा आ जाएगा ये किसमें, मोल पर मिनट में। बोलो क्या कहते हो, आ गया? हाँ या ना? चलो yes. अब
तुम्हें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, यानी कि तुम्हें निकालना है -d/dt ऑफ O2, और ये किसके बराबर होगा, d/dt ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। कितना है, 100/80 मोल पर मिनट। लेकिन आंसर किस में रिपोर्ट करना है, बोलो। ग्राम पर तो क्या करना पड़ेगा मुझे फिर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, दैट इज ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो ये मोल पर मिनट हो गया, मोल से पर मोल का कट गया, आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम पर मिनट हो जाएगा। देखो एक बार कितना आ रहा है आंसर, आ गया, डी आ गया क्या, बहुत बढ़िया, 20 आ गया ये, समझे। यानी कि ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें ध्यान रखना रेट की यूनिट या तो मोल पर लीटर पर मिनट में होनी चाहिए, मतलब टाइम का, सेकेंड हो मिनट हो, और या तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में होना चाहिए मोल पर मिनट, या फिर प्रेशर वाले टर्म्स में होना चाहिए। अगर ग्राम पर मिनट में है तो पहले उसको कन्वर्ट करोगे मोल पर मिनट में, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से जिसका भी दे रखा है। और अगर तुम्हें आंसर ग्राम पर मिनट में उसने पूछा है तो फिर दोबारा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास जिसका पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था, ये मैं कल करा दूंगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, देखो अब ये ग्राम पर सेकंड में दे रखा है, देख रहे हो, वही करना है जो भी मैंने कराया था। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें कल कराऊंगी, ये भी कल कराऊंगी क्वेश्चन, और ये वाला भी कल कराऊंगी। बेटा एक्स्ट्रा क्लास में कौन से चैप्टर कराऊंगी, सुन लो एक बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने वो वाले चैप्टर उठाए हैं जहां से क्वेश्चन जेई में भर भर के आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, और एक मैंने आसान भी उठाया है ताकि यहाँ से भी तुम्हारे नंबर ना कटे, और एक GOC। ठीक है, ये ये उठाया, ठीक है। अब 4 इसलिए क्योंकि इनमें भी मैंने इसको 4 लेक्चर दूंगी, इसको 4 इसको कितने लेक्चर, 3 या 4 है इसमें, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। इसको भी 3 से 4 दूंगी, इसको 2 दूंगी, इसको 4 दूंगी। ठीक है, HP वालों का जिनको स्कूल जाना है ना, वो मैनेज हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, तुम्हारी जुलाई में होंगी ना छुट्टियां, तो तब लग जाएंगी तुम्हारी क्लासेस, उसकी टेंशन मत लो, और तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, बस तुम्हें एक काम करना रहेगा, जो मैं तुम्हें बोलूंगी ना, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं NCERT का ये पेज पढ़ के आ जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो पढ़ के आ जाना बस। ठीक है, बाकी मैं करा दूंगी। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या करना है, आज मैंने कुछ नहीं कराया खास, आज मैंने सिर्फ तुम्हें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एक्सप्रेशन से रिलेटेड सवाल करने सिखाए हैं। ठीक है, और तुम्हें अभी DPP में शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है जी।